उस लड़के का नाम जोचन था, एक ई रैंकर जो बिल्कुल गरीब था और कर्जे में डूबा हुआ था। उसने सोचा अपनी बेकार जिंदगी सुधारने का सिर्फ ये एक ही है आखिरी तरीका है, एक डीमन को बुलाना। उसका यकीन था कि अगर वो किसी शैतान को समन करेगा तो वो उसके साथ कोई डील करेगा जिसमें डीमन उसे ताकत और दौलत देगा और बदले में कुछ छोटी सी चीज मांग लेगा, जैसे उसकी एक दुआ या थोड़ा वक्त। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शैतान के साथ डील कभी सीधी नहीं होती। जो लोग डीमन से मांगते हैं उन्हें हमेशा उसके बदले में कुछ न कुछ बुरा देना पड़ता है, कभी अपनी रूह, कभी अपनी आजादी और कभी अपनी पूरी जिंदगी। लेकिन उसने यह बात तब समझी जब आसमान से बिजली गिर गई और उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो गई। कुछ पल बाद उसने अपने आप को एक अजीब जगह पर पाया जहां उसका सर दर्द से फट रहा था। उसने सोचा उसका इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ और ये क्या हो गया है उसके साथ। जब उसने शीशे में अपना फेस देखा तो वो होश में नहीं रहा। उसका फेस बिल्कुल बदल चुका था, जिसे देखकर वो पूरा शॉक में आ गया था। उसने आसमान में एक बड़ा सफेद पेड़ देखा और सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। तब एक अजीब आत्मा ने उसको समन करने पर मुबारक दी और कहा कि वो उससे 3 विशेष मांग सकता है। ये सुनकर वो थोड़ा घबरा गया और समझ गया कि उसे एक दूसरी दुनिया में भेज दिया गया है। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये सब कोई सपना है, लेकिन जब उसने अपने आसपास देखा, हवा में तैरती हुई किताबें, उजाले से चमकती जमीन और आसमान में अजीब रंगों का नूर, तो उसे समझ आ गया कि ये कोई आम जगह नहीं है। तब उसे 3 विशेष थोड़ी कम लगी, तो उसने अपनी पहली विश में ही 10 विशेष मांग ली। ये सुनकर वो डिमोनिक बुक अजीब सी मुस्कुराई और तुरंत समझ गई कि ये उसका असली बुलाने वाला नहीं है। फिर डीमन अपनी असली शक्ल में आ गया जब उसे पता चला कि जोचन के जिस्म में एक नई रूह आ गई है। अब जोचन दोनों तरफ से कंफ्यूज और डर के मारे पसीना पसीना हो गया जब उसने वो मॉन्स्टर देखा। मॉन्स्टर ने बताया कि उसने असली रूह को खा लिया था और अब उसके जिस्म को पूरी तरह अपना बनाना था। तब उस लड़के को समझ आया कि उसे गलत दुनिया में भेज दिया गया है। ये सुनते ही जोचन ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की ताकि अपनी जान बचा सके। जैसे ही वो भागने लगता है, डीमन अपनी उंगलियां छुटकाता है और एकदम से उसके जिस्म को आग लगा देता है और उसे कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का ख्याल भी उसको नरक जैसी सजा देगा। उसकी चीखें सड़कों पे गूंजती हैं और डीमन सोचता है कि अब यह बकवास खत्म करने का वक्त है, क्योंकि यह लड़का सच में उतना ही बेचारा है जितना उसने सोचा था। तभी हमारा कॉर्पोरेट बैकग्राउंड वाला हीरो एक आइडिया सोचता है। वो कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना नहीं कहलाता, तुम्हारी दी हुई सजा ही मुझे अपना हिस्सा पूरा करने से रोक रही है। यानी अगर डीमन खुद अपनी सजा से मुझे रोक रहा है तो गलती मेरी नहीं उसकी है। एक इंसान को अपने साथ डील करते देख डीमन हैरान हो जाता है। फिर जोचन मुस्कुराता है, बोलता है कि अगर ये पॉसिबल होता तो वो पहले ही उसके जिस्म पे कब्जा कर चुका होता। वो कॉन्फिडेंस से कहता है कि ये बस उसकी विल पावर का टेस्ट था और उसने खुद को काफी लायक साबित किया। उसकी ये बड़ी बड़ी बातें डीमन को हंसी छुड़ा देती हैं और वो कहता है कि ये पहला इंसान है जिसने शैतान के साथ डील करने का सोचा भी। तभी अचानक उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मौका मिलता है और डीमन मान जाता है कि अगर वो एक भी विश पूरी कर ले तो उसको एक नई शुरुआत देगा। लेकिन ये बदमाश अपनी पहली विश में ही 1000 और विशेष मांग लेता है। अब डीमन हंसकर उसे बोलता है, वैसे भी अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है तो वैसे भी मरने वाला है। कोई रास्ता न देखते हुए वो मजबूरन अपने नए बॉस को बोलता है कि डील पक्की है। वो अपनी रूह को दांव पे लगा के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। अगली सुबह वो आखिरकार अपने अपार्टमेंट पहुंचता है और उसकी हालत ऐसी होती है जैसे वो सारी रात कुत्तों से लड़के आया हो। उसका नया बॉस डीमन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही उसको छोड़ के भाग जाता है, लेकिन वो फैसला करता है कि अब चुपचाप सह लेगा, क्योंकि अब तो वो वैसे भी गुलाम जैसा है। जब वो अपार्टमेंट में दाखिल होता है और देखता है कि पूरा घर टूटा फूटा है और घर खाली होता है, फिर अचानक उसको एक खून से लिखा हुआ कर्ज का नोट मिलता है और वो सोचता है कि उसके परिवार के साथ क्या बकवास चल रही है। तभी उसे पीछे से एक जोर की आवाज सुनाई देती है और उसका सर एक मेटल बैट से ठोक दिया जाता है। जो आदमी अंदर आया था वो उस पे चिल्लाता है कि उसने उसके कॉल्स क्यों इग्नोर किए, लेकिन उस आदमी का साथी उसको कहता है कि लड़के को मारो मत। उसका दोस्त चेतावनी देता है कि यह लड़का खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो एक ऑरेकल यानी फ्यूचर का ज्ञान रखता है। कंफ्यूजन और गुस्से में जोचन उन आदमियों से पूछता है कि यह लोग हैं कौन। तभी एक गोल्डन हेयर्स वाला बांडा बड़े अदब से उसके सीने पे एक ब्रूटल किक मारता है और उससे पूछता है कि उसकी बेकार माँ कहाँ है। फिर वो उस पे भड़कता है कि उसकी बेवकूफ माँ अपने इस निकम्मे बेटे के कर्जे चुकाने के लिए खुद को जला रही है और वो उसको और उसकी माँ दोनों को कहता है कि तुम लोग सिर्फ ऑक्सीजन वेस्ट कर रहे हो। ये सुनते ही अचानक जो को अपने बचपन का वक्त याद आता है जब उसने अपनी माँ से कहा था कि वो अब लूजर नहीं रहना चाहता। उसने एक बुरा सपना देखा था जहाँ उसकी माँ इतना काम करती थी कि थक के मर जाती है और वो दिल में डर रहा था कि शायद एक दिन ये सच न हो जाए। फिर उसने माँ से पूछा कि अगर वो ऑरेकल न बन सका तो क्या होगा। तभी उसकी माँ ने बस छोटे चैन को कहा कि चिंता बंद करो। उसके माँ ने कहा कि चाहे पूरी दुनिया डूब जाए वो हमेशा उसके साथ रहेगी और उसको अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए। अब वापस प्रेजेंट में वो पूरा जोश में आ जाता है और एकदम बिजली की तेजी से गोल्डन हेयर्स वाले के मुंह पे पंच मार देता है। जो ने एक जबरदस्त किक मारा, हवा हिल गई जैसे कोई धमाका हुआ हो और बदमाश एकदम उड़कर दूर जा गिरा। उसका पार्टनर चीख कर बोला, अरे रुक जा, उसे मार मत डाल। लेकिन देर हो चुकी थी। धूल उड़ती है और सब लोग देखते हैं कि उसका जिस्म हवा में से सीधा जमीन पर जा पटका।
जब धूल छंटती है उसका चेहरा इतना बुरा लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी भी उसे ठीक नहीं कर सकती। ये देखकर बाकी दो गूंस एक दूसरे को घूर कर देखते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि एक ई रैंक लड़का इतना पावरफुल हो सकता है। उन्हें लगता है कि जो ने अभी के अभी कोई ब्रेक थ्रू कर लिया है, जैसे उसकी शक्ति बढ़ गई हो। जो उन्हें अपनी ठंडी और तेज नजर से देखता है और कहता है, अपने गंदे मुंह बंद करो। गूंस डिसाइड करते हैं कि इस छोटे को सबक सिखाना जरूरी है। एक गून जॉन से कहता है, चलो इसके पैर तोड़ते हैं ताकि समझ आए बड़े लोगों से पंगा लेना क्या होता है। जो समझ जाता है कि वो लोग उसकी पावर के बारे में बात कर रहे हैं और उसे एहसास होता है कि वो इनसे लेवल में नीचे है। जून अपनी लोहे की पाइप उठाकर ऊपर से पूरी ताकत से स्विंग करता है। जो उसे स्लो मोशन में देख लेता है जैसे वक्त रुक गया हो। वो एक हल्की सी जंप से साइड हो जाता है और अटैक मिस हो जाता है। फिर एक सेकंड में जो उसके पीछे आ जाता है और अपनी नी से उसके चेहरे पर एक हल्का सा टच देता है। वो जेंटल किक इतनी पावरफुल होती है कि पूरा आदमी हवा में उड़कर दूर जा गिरता है। उसका पार्टनर पीछे से हमला करता है। सोचता है कि एक ई रैंक लड़का इतना एजाइल कैसे हो सकता है। वो सोचता है कि जो उसे देख नहीं सकता, इसलिए रिब्स तोड़ने का प्लान बनाता है। लेकिन अगले ही सेकंड उसके अपने रिब्स टूट जाते हैं। जो ने एक राउंड हाउस किक मारा होता है जिससे वो हवा में घूमकर क्रैश हो जाता है। वो जमीन पर गिरकर सोचता है, ये क्या हो गया, मैं तो सिर्फ पैसे लेने आया था। वो डरे हुए टोन में कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ लिन्यू के कहने पर आया था। जो शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहता है, अपने बॉस से कह देना कि उसका पैसा मिल जाएगा वक्त आने पर। अब मेरी जिंदगी से दूर रहना। वो दोनों गूंस उसके लफ्जों से कांपते हैं और जल्दी से भाग जाते हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। फिर जो धीरे से कहता है, बॉस तुम यहाँ हो क्या? गोल्ड फिंगर यानी डीमन हैरान होता है कि एक आम लड़का उसकी प्रेजेंस महसूस कर गया। जो खुश होकर कहता है, बॉस अगर मैं आपकी पावर यूज करूं तो मुझे किसी से डर नहीं लगेगा। डीमन इरिटेट हो जाता है और कहता है, तुम जैसे इंसान को मेरी पावर के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, ये तुम्हें खत्म कर सकती है। जो हैरान होता है और पूछता है, फिर मैं अपनी विश कैसे पूरी करूंगा अगर मैं स्ट्रांग नहीं हूँ? गोल्डफिंगर कहता है, टेंशन मत लो, तुम रिवॉर्ड से स्ट्रांग बन जाओगे, पर अभी के लिए मेरी पावर भूल जाओ। जो थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है ये सुनकर। डीमन अंदर ही अंदर सोचता है, ये लड़का मेरी पावर को इतने अच्छे से कंट्रोल कैसे कर रहा था? क्या ये मेरा पुराना साथी हो सकता है? जो फिर पूछता है, बॉस अब मुझे अपनी सेकंड विश के साथ क्या करना चाहिए? डीमन बस कहता है, अभी के लिए सब भूल जाओ, जो चाहो वो करो। जो एक गहरी सांस लेता है और सोचता है कि उसे अब भी इस नए वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ सीखना है और शायद ये नया बॉडी उतना यूजफुल नहीं जितना सोचा था। वो अपना फोन निकालता है ताकि देखे कि जो की लाइफ पहले कैसी थी। सबसे पहले उसे पता चलता है कि उसके फोन पर एक भी मैसेज या कॉल उसके फैमिली से नहीं आई थी। फिर अचानक से वो अपनी बहन का मैसेज देखता है और तुरंत ओपन करता है तो उसके हाथ थरथरा जाते हैं, क्योंकि जो लिखा होता है उसे देखकर वो बिल्कुल सांस लेना भूल जाता है। उसकी बहन ने लिखा होता है कि जल्दी आ जाओ भाई, माँ कोमा में चली गई है। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वो दिल में खौफ और बेचैनी लिए हॉस्पिटल के कमरे का डोर जोर से खोलता है। अंदर उसकी बहन चिंता में डूबी हुई कुर्सी पर झुकी होती है। उसे एक पल लगता है समझने में कि माहौल कितना अनकंफर्टेबल है और उसे समझ आता है कि यह सब उसके पहले के रूड बिहेवियर की वजह से है, जिसने अपनों को नेग्लेक्ट किया है। वो धीरे से चलकर माँ के बेड तक जाता है। वो औरत जो बेड पर पड़ी है उसे देखकर उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि वो उसकी माँ है। उसकी हालत देखकर वो शॉक में आ जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में माँ की एक बिल्कुल अलग तस्वीर होती है, एक जिंदा दिल और स्ट्रॉन्ग औरत। लेकिन अब वो बिल्कुल कमजोर और बेजान सी लग रही थी। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूमता है, क्या ये सब जो की वजह से हुआ? वो गिल्टी के साथ बहन से माफी मांगता है और पूछता है, माँ कैसी है? लेकिन बहन के फेस पर एक कड़वी मुस्कुराहट होती है। वो उसे गुस्से से बोलती है, अब कौन से लेम एक्सक्यूजेस दोगे? वो उसे उसके पुराने सब बहाने याद दिलाती है, ट्रेनिंग डीमंस और वो सब स्टूपिड वजह हैं। और अचानक बहन फट पड़ती है और चिल्लाती है कि तुम माँ से मिलने तक नहीं आए, और माँ जो तुम्हारे लोन्स चुकाने के चक्कर में अपनी जान तक दांव पे लगा चुकी है। वो चुप हो जाता है जब बहन बोलती है, माँ लगभग मर गई थी, क्योंकि तुम्हारे कर्जों के पैसे चुकाने के बाद उनके पास हॉस्पिटल का बिल देने के पैसे तक नहीं बचे थे। बहन सब गुस्सा निकालकर शांत होती है और फिर उसके हाथ में एक कार्ड देती है। कहती है, इसमें 6 महीने के तुम्हारे खर्चे हैं, अब माँ का ख्याल वो खुद रखेंगे। वो पसीने से भीग जाता है। वो समझ नहीं पाता इसका मतलब क्या है, और बहन उसे ठंडे लहजे में बोलती है, जाओ तुम मेरे लिए मर चुके हो। हॉस्पिटल से बाहर गोल्डफिंगर उसके इमोशंस फील करता है और उसे पूछता है कि एक इंसान के अल्फाज तुम्हें इतना दर्द क्यों दे रहे हैं? डीमन उसे कहता है, ये सब तुम्हारी मिस्टेक नहीं, लेकिन उसे एक ऐसी लड़की या एक ऐसा लम्हा याद आता है जहां उसने भी वही गलती की थी, जैसे उसने किसी अपने को इग्नोर किया था, दुख दिया था या उनकी कदर नहीं की थी, बिल्कुल वैसे जैसे अब उसकी बहन उसे नाराज है। उसका बॉस हंस पड़ता है और कहता है, प्लान डिले मत करना। पर जो पूछता है, अगर मैं स्ट्रांग बन गया तो क्या ये सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी? डीमन मुस्कुराता है और उसे कहता है, हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर दम है। ये सुनकर जो के अंदर डिटर्मिनेशन भर जाता है। वो पूरी शिद्दत से अपनी ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला करता है।
दूसरी तरफ एक नाइट क्लब में कर्ज वसूल करने वाला बॉस अपनी सेक्रेटरी से कहता है टीम को काम पर लगाओ, कस्टमर्स वेट नहीं करते। लेकिन सेक्रेटरी बोलता है सर, एक स्टूडेंट ने उनके 3 आदमी पीट दिए थे। बॉस का चेहरा बदल जाता है। उसे याद आता है कि उसके आदमी ने पेमेंट लेने की कोशिश डेडलाइन से पहले की थी और उसकी रेपुटेशन खराब कर दी। सेक्रेटरी कहता है मैं उनको पनिशमेंट दे दूंगा, लेकिन फिर बोलता है प्रॉब्लम ये है सर के उस स्टूडेंट ने उन लोगों को हराया जो उससे लेवल में काफी ऊपर थे। बॉस का पूरा ध्यान अब उस स्टूडेंट पे चला जाता है। वो तुरंत रिपोर्ट पकड़ लेता है जिसमें जो का प्रोफाइल होता है। वो सोचता है कि ये लड़का उतना सिंपल नहीं जितना दिखता है, क्योंकि कोई स्किल भी लेवल 2 से लेवल 3 को हराने के लिए काफी नहीं होती। आखिर में वो अपनी सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि उस लड़के पर नजर रखो। अगली सुबह जो अब दर्द में डूबा नहीं होता, बल्कि अपने आप को बेहतर बनाने के रास्ते पर निकल चुका है। सुबह की जॉगिंग असल में उसके नए इरादे और बदलने की निशानी है। हमारा हीरो सुबह जॉगिंग कर रहा होता है, तभी उसका फ्रेंडली नेबर उसे सप्लीमेंट्स का एक अच्छा डील ऑफर करता है, लेकिन वो हंसते हुए कहता है मैं बाद में आऊंगा अंकल। वो बूढ़ा आदमी उसे देखकर कहता है लगता है बेटा को गर्लफ्रेंड मिल गई है, तभी इतना एनर्जेटिक लग रहा है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जो ने पूरा टाइम अपने बॉडी को समझने और स्ट्रांग बनने में लगाया होता है, उसके साथ वो हर जगह से इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा करता है। उसे मालूम पड़ता है कि जिन लोगों के पास पावर्स होती हैं उन्हें ऑरेकल्स कहा जाता है, और वो इसलिए कर्जे में डूब गया क्योंकि स्ट्रांग बनने के सप्लीमेंट्स कर्ज लेकर खरीदता है जो इतने महंगे हैं जैसे किडनी बेचनी पड़ जाए। वो नहीं जानता कि इन सप्लीमेंट्स की लिमिट क्या है, लेकिन कुछ दिन की ट्रेनिंग और थोड़े ड्रग्स से ही उसका बॉडी काफी मस्कुलर लगने लगता है। जैसे ही वो ये सब सोच रहा होता है, तभी उसका फोन बजता है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से कोई चीख कर बोलता है कि वो टीचर के कहने के बावजूद स्कूल लौटकर क्यों नहीं आया। ये सुनते ही जो को याद आता है कि वो उन सबको पूरी तरह भूल गया था। अगले दिन स्कूल में उसे पता चलता है कि यहाँ टोटल 6 रैंक्स होती हैं, ए से लेकर ई तक, और हर रैंक के टॉप लेवल तक पहुंचने के बाद ही अगले रैंक में जा सकते हैं, जो एक बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है। इसी रीजन से दुनिया 5 लेयर्स में बनती है, जहां ई रैंक वाले और नॉर्मल लोग सबसे बाहर के लेयर में रहते हैं और डी रैंक वाले थोड़ा अंदर के जोन में। अपने आप को लोएस्ट टीयर समझकर जो डिसाइड करता है कि उसे जल्दी से स्ट्रांग बनना होगा ताकि वो मिडिल लेयर्स में पहुंच सके। तभी कोई पीछे से आकर उसके सर पे जोर से मार देता है और उसके तरफ हंस कर देखता है। उसका दोस्त मजाक में कहता है कि ये लड़का तो इतना वीक लग रहा है कि हम दोनों इसे आसानी से पीट सकते हैं। ये सुनकर जो के अंदर अजीब से फीलिंग आती है कि आज भी ऐसे बांडर टाइप लोग दुनिया में हैं। तभी टीचर क्लास में आता है और सब चुप हो जाते हैं। बाद में बाहर वो स्ट्रेचिंग करता है और सोचता है कि अभी तक उसकी स्कूल लाइफ काफी ठीक चल रही है। तभी पीछे से कोई उसे बुलाता है। थोड़ी देर बाद बुगर गाय यानी क्लास का थोड़ा फनी सा लड़का ये देखकर शॉक में पड़ जाता है कि जो उनके क्लास के सबसे स्ट्रांग लड़के से लड़ रहा है, उसका दोस्त ज्यादा सरप्राइज नहीं होता क्योंकि वो पहले भी जो को लड़ते देखता रहा है। बुली गुस्से में बोलता है कि जो ज्यादा अक्कड़ दिखाने लगा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके रिटन एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए हैं। वो कहता है कि ऑरेकल की असली वैल्यू उसकी फिजिकल पावर से होती है और जो की लेवल 1 स्ट्रेंथ बिल्कुल बेकार है। ये सुनकर जो का दोस्त बोलता है कि तू भी तो लेवल 1 का कचरा ही है। बुली गुस्से में आकर जोर से जो को पंच मार देता है। जो आसानी से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका रिस्ट घुमाकर पूछता है क्या आप बोल चुके हो। बुली शॉक में पड़ जाता है कि ये लड़का उससे ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो गया और सोचता है क्या जो पहले से लंबा भी हो गया है। फिर जो उसके अपने वर्ड्स उसे वापस देकर कहता है कि स्ट्रेंथ ही सब कुछ होती है और प्यार से पूछता है क्या मैं तेरा फेस तोड़ दूं। वो लड़का डर जाता है और पसीना पसीना हो जाता है, सोचता है कि अब तो मैं जरूर पिटने वाला हूँ। तभी कोच आता है और गुस्से में चिल्लाता है कि जो ने वापस क्लास में प्रॉब्लम शुरू कर दी है।